रोथचाइल्ड। शुरुआत में तो ये काफी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे जर्मनी के एक पादरी हांस नाम के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारियों को दे दिया गया उसके 3 डिसाइबल्स के हाथों में। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा बढ़ाया, इसे नाम दिया रोथचाइल्ड। काफी सारी कंट्रीज ने रोथचाइल्ड के साथ मिलकर काम करने को बढ़ावा दिया और उनको काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी जिन्होंने रोथचाइल्ड को अपनी सीमाओं के अंदर रहकर काम करने से मना कर दिया, जैसे कि इंग्लैंड। उन्होंने काफी सारी टीम को मोबिलाइज किया ताकि वे रोथचाइल्ड की एक्टिविटीज को रोक सकें, लेकिन मैं यानी कि जिन, मुझको कौन ही रोक सकता है। मैंने जैसा चाहा वैसा काम किया इंग्लैंड में रहकर, और इसी वजह से मैं इंग्लैंड के लोगों के लिए एक मोस्ट वांटेड बन गया। और अगर वे मुझे एक बार भी पकड़ लेते तो मुझे कम से कम 600 सालों से कम की सज़ा तो होती नहीं। पर फिर भी मैं फिर से उन्हीं के हाथों में जा रहा हूँ जो मुझे पकड़ने के लिए बेताब हैं। ब्रिटिश एम्बेसडर कोरिया का, जिसका नाम है जेम्स पॉन्ड, जो कि मस्ती से अपनी चाय पी रहा होता है और कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा नाम जिन है? और वह उसकी शक्ल को देखता है और कहता है, हे तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा चेहरा जिन के चेहरे से बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि उसका चेहरा तो सच में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। उसका चेहरा सबसे ज्यादा बेकार है इस दुनिया में। जिन भी कहता है, चेहरा बेकार, डिस्गस्टिंग कहना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तभी वहां पर उसके गार्ड्स आ जाते हैं। वह भी कहता है, इस झूठे को मेरी नजरों के सामने से जल्दी दूर कर दो। और वे बंदे हमारे जिन को ले जाने लगते हैं। तभी जिन जाते जाते कहता है, क्या तुम्हें अपनी फर्स्ट मीटिंग याद नहीं है एटलस मोरक्का की पहाड़ियों के पास की? जिसकी इस बात को सुनकर तो वह भी चौंक जाता है। फिर हमें उसकी फर्स्ट मीटिंग दिखाई जाती है जो कि सच में काफी खतरनाक होती है, जहाँ पर काफी सारे जो बंदे होते हैं वे टपके बड़े होते हैं, यहाँ तक कि जेम्स पॉन्ड की भी हालत खराब हो चुकी होती है। तभी वह फील करता है कि उसके पीछे एक टेररिस्ट आ चुका है जिसने अपने पॉइंट पर ले रखा होता है जेम्स पॉन्ड को। उसे अपने पीछे देखने के बाद तो जेम्स बॉन्ड भी घबरा जाता है, सोचता है क्या मैं इतना आगे ही जा सकता था। तभी अचानक से गोली फायर होने की आवाज सुनाई देती है और टेररिस्ट टेक डाउन हो चुका होता है। जब जेम्स बॉन्ड पीछे देखता है तो वहां पर होता है हमारा जिन, जो कि कहता है, सच में मेरा मार्क्स काफी कमजोर है, ये फिर से टूट गया। ओ हाँ बुढ़ो, अब मुझसे थैंक्स कहकर मुझे परेशान मत करना, मैंने सिर्फ वही कहा जो कि मुझे करना चाहिए था। लेकिन बंदा उल्टा ही हमारे जिन पर गन तान देता है। जिन भी उसकी ऐसी हरकतों को देखकर गुस्सा हो जाता है और वह बंदा कहता है, यह तो एक अलग चीज है, लेकिन तुमने इंग्लैंड में आने के बाद जो भी सारे काम किए हैं यह इनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जिसकी बात को सुनकर जिन भी चुप हो जाता है और उससे कुछ तो कहता है, जिसकी बात को सुनकर वह बंदा भी अपने गन को नीचे कर लेता है। तभी जेम्स बॉन्ड अपने बॉडीगार्ड से रुकने के लिए कहता है और हमारे जिन के पास आकर कहता है, तो मुझसे फिर से वही बात दोहराओ जो कि तुमने उस टाइम पर की थी, जिस वजह से मैंने अपनी गन को भी नीचे कर लिया था। जिन भी खुश हो जाता है उसकी ऐसी बात को सुनकर और कहता है, चलो अपने बीच की बात है और अपने संग ही रहेंगे, क्योंकि हम एक ही टीम में मिलकर काम करना है। जिसकी बात को फिर से सुनने के बाद वह भी कपकपाने लगता है ये और कहता है, यही सही है, यही कहा था उसने। जेम्स बॉन्ड, जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने बेकार चेहरे की वजह से सफ़र की थी, और जब तुमने यह कहा था कि हम दोनों एक ही नैया पर सवार हैं, तो मैं अपनी इस गन को नीचे करने से नहीं रोक पाया। जिन भी सोचता, क्या यह चेहरा, लगता है इसने कुछ गलत समझ लिया है। मैं तो उस टाइम पर उन आतंकवादियों को मारने के बारे में कह रहा था, हम एक ही साइड पर हैं, एक ही साथ मिलकर काम करने वाले हैं। ठीक है, एनीवे चलो, अब ये प्रूव हो चुका है कि मैं जिन हूँ, तो अब मुझे छोड़ दो। लेकिन जेम्स बॉन्ड फिर से अपनी गन को तान देता है और कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ। जहाँ पर जिन अपने मन में सोचता है, वह सच में रिग्रेट करता है मुझे वापस वहाँ से जाने देने के लिए। इस तरीके से तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची, मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन वह बंदा तो अलग ही तकलीफ में होता है। वह कहता है, आखिरकार तुम्हारे पास ये सुंदर चेहरा कहाँ से आया? तुमने कौन सी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, कहाँ से करवाई? मुझे जल्दी से उसका पता दो, जल्दी जल्दी, मुझे जल्दी बताओ, प्लीज प्लीज प्लीज। जहाँ पर हमें कुछ टाइम बाद हमारे जिन को वहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है और वह जब पीछे मुड़ के देखता है तो जेम्स बॉन्ड भी वाइस अपना थम्स अप साइन दिखा रहा होता है। जिन भी सोचता है, क्लिनिक की जानकारी के बदले में वह जानकारी पा लेना, सच में ये काफ़ी सस्ती डील रही मेरे लिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर इसके बारे में मना ही करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
आखिर मुझे क्या करना चाहिए? चलो ठीक है, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है वॉन का सीन, जिसको हांजो ने बांध कर रखा होता है। हांजो कहता है मैं तुमसे सिर्फ एक और बार पूछूंगा, वह पर्सन जिससे तुम फोन पर बात कर रहे थे वह जिन ही था ना? वॉन अपने मन में सोचता है जिन सुबह वह मेरे लाइफ सेवर हैं और वही एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने मुझे जीने का एक रीज़न दिया था, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब मैंने अपनी ज़िंदगी पर गिव अप कर दिया था। तो अब ये मेरा टाइम है कि मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना होगा। जिन भाई एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और रोज चाइल्ड सेंटर को छोड़कर जाना चाहते हैं। तभी जिन वह वॉन मुस्कुराता है और कहता है नहीं नहीं, मैं तो अपनी माँ से बात कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों होते हो? जिसकी बात को सुनकर तो हांजो भी चुप हो जाता है। हांजो कहता है लगता है ये थोड़ी देर के लिए ही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने चीज़ों को गलत समझ लिया है। वॉन कहता है क्या गलत समझ लिया है? जहाँ पर हांजो कहता है हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम काम ही के अंडर काम करते हो और वहीं से ट्रांसफर होकर तुम सेंट्रल में आए थे और शायद से तुम ये सोचते हो ना कि हाओरो को जब पता चलेगा और मिल जाएगा जिन, तो हाओरो जिन को खत्म करवा देगा। अपनी बोन को खुलता हुआ देख वोन भी चौंक जाता है। जहाँ पर हांजो कहता है कि डायरेक्टर हाओरो इस तरीके के पर्सन नहीं है जैसा कि तुम उन्हें सोचते हो। रोथ चाइल्ड एक छत है जिसके नीचे सारे ही लोग और हमारा एडमायरेबल लीडर हाओरो भी रहता है। वोन भी गुस्सा करते हुए कहता है तुम क्या कह रहे हो बास्टर्ड? तुम कह रहे हो कि हाओरो ने अपने जिन को एक फैमिली की तरह माना है और उसे ढूंढने के लिए 4 सर्च लोगों को भेजा है सर्च टीम में। तुम एकदम गलत कह रहे हो। बल्कि ब्रांच नंबर 1 की जो चीफ है वह डेस्परेटली होकर हमारे जिन को ढूंढना चाहती है। तो अब उन्होंने जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उन्होंने हमारी ब्रांच नंबर 1 की सर्च टीम को जाने से ब्लॉक कर दिया और अपनी सेंट्रल से ही सर्च टीम को भेज दिया। क्या यह सही है? जिसकी बात को सुनकर हांजो भी चुप हो जाता है। हांजो भी कहता है मैं तुम्हें तो बताना तो चाहता था, लेकिन मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा था। हाओरो डेस्परेटली होकर हमारे जिन को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसके पीछे भी काफी गहरा कारण है और वह कारण है तो भाई उस कारण को खुद हाओरो बताएगा हमें। हाओरो के हाथ में वही सिंबल होता है और उस सिंबल को हाओरो देखे जा रहा होता है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक नॉक करता है और ये ब्रांच नंबर 2 का चीफ डायरेक्टर होता है जिसका नाम नेक्सॉन है, वही वाला बंदा रेड हेयर का है। फिर वे दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक तालाब के पास टहल रहे होते हैं, जहां पर वह ब्रांच नंबर 2 का चीफ नेक्सॉन कहता है हे हाओरो, मैंने सुना है कि तुम सर्च टीम को वापस बुला रहे हो और सिवलिंग्स को भेजा है तुमने वहां पर द वेरी वेस्ट को। जिसकी बात सुनकर हाओरो भी कुछ नहीं कहता और उसी सिंबल को उस ब्रांच नंबर 2 की चीफ को दिखाता है और वह नेक्सॉन कहता है क्या यह तो? हाओरो कहता है हाँ, यही क्लू है जो कि हमारे किलर ने लास्ट में छोड़ा था जब उस पर अटैक हुआ था। और हमें देखने से ऐसा लगता है कि इस सिंबल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वे हमारे दुश्मन हैं जो कि हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे एजेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो जिसने हमारे किलर को मारा था वह अब कोरिया में पहुंच चुका है, तो हमने भी उसे पकड़ने का प्लान बनाया है। नेक्सॉन कहता है अच्छा ऐसा है। हाओरो भी उसकी तरफ देखता है। नेक्सॉन कहता है तो आखिरकार जिन को ढूंढने के बारे में क्या तुम उसे बंद कर रहे हो? हाओरो कहता है नहीं, एक बार जब हम उस किलर को पकड़ लेंगे हम दोबारा से एक और नई टीम को भेजेंगे जिन को ढूंढने के लिए। नेक्सॉन भी कहता है तुम्हें पूरी साल हो गई फिर भी तुम्हें कोई भी सबूत नहीं मिला जिन के बारे में, आखिरकार तुम इतने आगे क्यों जा रहे हो? हाओरो भी कहता है हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, इसकी एक ही वजह हो सकती है कि जिन अभी भी जिंदा है। तो हमारी तरफ से सर्च टीम को भेजना यह एक मैसेज तौर पर है ताकि जिन को यह पता चले कि हम उसे डेस्परेटली होकर वापस बुलाना चाहते हैं। नेक्सॉन कहता है नहीं नहीं, इस बारे में नहीं कह रहा मैं, बल्कि इस बारे में कह रहा हूँ आखिरकार तुम उस जिन को ही क्यों बुलाना चाहते हो डेस्परेटली होकर? वह कहता पहले जब जिन एक ट्रेनी था उस टाइम पर मैंने जिन को एक लाइव मिशन दिया था, उसका जिंदगी का सबसे पहला मिशन। हालांकि उसकी डिफिकल्टी सच में लो थी, लेकिन क्योंकि वे इनएक्सपीरियंस्ड थे तो वे आसानी से उनके ट्रैप में फंस गए। वहाँ सिर्फ जिन ही था जो कि रियल टारगेट तक पहुँच पाया था। उस टाइम पर जिनके पास सिर्फ 2 चॉइस थी, एक तो टारगेट को एलिमिनेट कर देना या फिर टारगेट को छोड़कर अपने दोस्तों को जाकर टीममेट्स को जाकर बचाना। नेक्सॉन भी पूछता है आखिरकार जिन ने तब क्या चुना था? हाओरो भी स्माइल करता है। नेक्सॉन कहता है तो अच्छा उसने अपने टीममेट्स को चुना था उस टाइम पर? हाओरो भी कहता है हाँ, जिन कुछ इसी तरह का है। नेक्सॉन कहता है तुम मुझसे ये मत कहना तुम इतनी डेस्परेटली होकर जिन को इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि? हाओरो कहता है हाँ, मैं जिन को अपनी पोजीशन देना चाहता हूँ। वहीं अगला सीन हमें वॉन का दिखाया जाता है जो कहता है क्या अगला सेंट्रल हेडक्वार्टर डायरेक्टर हमारे जिन को बनाना चाहते हैं? रुको रुको, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही ना? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, ये कुछ भी सेंस नहीं बना रहा। जिन तो सेंट्रल हेडक्वार्टर के हैं भी नहीं, आखिरकार उन्हें डायरेक्टर कैसे बनाया जा सकता है? और वैसे भी हाओरो तो एकदम अभी ठीक है, आखिरकार अचानक से उसे क्या हो गया? क्या कोई बीमारी हो गई है या कुछ और? अचानक से उसने नए डायरेक्टर की बात कैसे छेड़ दी?
जिसकी बात को सुनकर हांजो भी कुछ नहीं कहता। वॉन भी उसे देखता है और कहता है आखिरकार तुम चुप क्यों हो। जहाँ पर हांजो होता था सेंट्रल हेडक्वार्टर डायरेक्टर उस जिन को काफी लंबे टाइम से ढूंढ रहे हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जिन ही एक इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि रोथचाइल्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा यूनाइटेड बना सकता है। तो सेंट्रल के जितने भी लोग हैं उन्होंने ये प्लान बनाया है कि हमारे जिन को एक सक्सेसर के रूप में नॉमिनेट किया जाए। वॉन भी कहता है क्या जिन ऐसा पर्सन है जो कि सेंट्रल हेडक्वार्टर को रोथचाइल्ड को और भी सक्सेसफुल और यूनाइटेड बना सकता है। तो तुम कह रहे हो वह बदचलन बेकार भी बदतमीज आदमी बेबुद्धि का बदसूरत सा आदमी जो कि हमेशा अलग रहता है अकेला रहता है वह हेडक्वार्टर को संभालेगा। वह तो किसी डिवीजन को भी सूट नहीं करता आखिरकार ये कैसे। हांजो भी कहता है अच्छा तो ऐसा है तो मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है वह भी तो उसी बेकार बेबुद्धि के आदमी की वजह से ही जिंदा है। जिसकी बात को सुनकर तो वॉन भी कुछ नहीं कहता। हांजो कहता है सुनो जरा मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि मैं जिन के साथ एक मिशन पर गया था। वॉन भी कहता हाँ तो वह मेरा पहला रियल मिशन था। उसमें मेरे साथ हकारी और वह दूसरा मेम्बू भी गया था और उस टीम में जिन भी था। वैसे देखा जाए तो मिशन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था लेकिन क्योंकि हमारे पास ये मिशन सबसे पहला मिशन था हम जब ट्रेनी थे उसके पहले तो उस मिशन को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे जिस वजह से हमें जजमेंट की शक्ति नहीं रही और हम ज़्यादा आसानी से पकड़े गए सिर्फ जिन को छोड़कर। उस टाइम पर जिन ऐसी पोजीशन में था कि वह टारगेट को काफ़ी आसानी से अकेला ही एलिमिनेट कर देता लेकिन जब उसने डॉक्टर के फ़ोन से सुना कि हम सारे लोग पकड़े गए हैं तो वह बिना देरी किए हमें बचाने के लिए भाग दौड़ आया और उस टाइम पर उसने हमें उस खतरे से बचाया। और उसी टाइम पर मैंने उसकी इंस्टेंटली मतलब कि तेज़ी से दुश्मन के पास पहुंचने वाली टेक्निक को भी देखा था। रुको तुम हकारी मबू तुम तीनों जिन के साथ तो ये तुम तीनों ही थे क्या पूरी रिसर्च टीम को वहाँ पर भेजा गया था। हांजो भी कहता है हाँ यही सही है तुमको मिलाकर हम सभी यहाँ पर अपनी मर्जी से जिनको ढूंढने के लिए आए हैं। जिसकी बात को सुनकर वॉन भी चौंक जाता है। तुम्हें तो ये लगता है कि तुम ही स्वेच्छा से इस टीम में आए हो। वह कहता है मुझे ये मत कहना। हांजो कहता है हाँ हम सभी ने वॉलंटियर किया है इस टीम में आने के लिए मतलब हमने पहले कहा था तब आए हैं इसमें। तभी जिन शिफ्ट होता है हमें देखा जाता है हमारे जिन को अपनी पूसी कैट के साथ जो कि आराम से अपने फ्लोर पर पड़ा होता है और सोचता है मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे ही दोस्तों को खो दिया था उस टाइम पर मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठे नहीं रह सकता। वे दोनों लाल बालों वाले भाई सच में मुझे पक्के तौर पर पता है कि उनको वैन बोंग जोंग में नहीं हायर किया होगा। आखिरकार वैन बोंग जोंग को किलर्स का कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी फैमिली के कॉन्टैक्ट्स हैं और तब उससे मिल गया हो। कोई कुछ भी हो लेकिन अब दोनों भाई तो ख़त्म हो ही चुके हैं। वैन वॉन जोंग या उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वे आगे जाकर और भी ज़्यादा गलत काम करेंगे। मुझे लगता है मेरे लिए नॉर्मल लाइफ जीना इतना भी आसान नहीं है। तभी वह खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है तो ठीक है कोई भी मेरे सामने आ जाओ जो कि मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा मैं उन सभी को ख़त्म करके रख दूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें जिन का फोन दिखाया जाता है जो कि काफी जोरों से रिंग कर रहा होता है। जिन भी उसे उठाकर देखता है तो उस पर कोई अननोन नंबर से फोन आया होता है। जिन भी उससे बात करने लगता है और सामने वाला बंदा हमारे एमसी को एक जगह पर आने के लिए कहता है। उसकी बात को सुनने के बाद हमारे जिन भी उसी जगह पर पहुंच जाता है। वह अभी भी ख्यालों में डूबा हुआ होता है सोच रहा होता है आखिर कौन का काम हो सकता है। वह सामने देखता है किसी बंदे को और ये और कोई नहीं बल्कि जी सियोन मिन वही चश्मिश वाला बंदा होता है। कहता है काफी लंबा टाइम हो गया तुमसे मिले। यह मैं हूँ जी सियोन मिंग मैं तुम्हें याद तो हूँ ना। उसके आने के बाद हमारे एमसी और उसके बीच में सन्नाटा छा जाता है जहाँ पर जिन गुस्सा होते हुए कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें मेरा नंबर मिला तो मिला कैसे। जी सियोन मिन कहता है लगता है इसे कुछ याद नहीं है तभी तो ये ऐसी बातें कर रहा है। और वह हमारे जिन से कहता है अरे आखिरकार दोस्तों के पास नंबर नहीं होंगे तो किसके पास होंगे नंबर तुम्हारे। जिन भी कहता है दोस्त बेकार की बातों को करना बंद करो। यह नंबर मैंने इसी साल और अभी अभी लिया है तो आखिरकार मैंने तो किसी को नंबर दिया नहीं तो तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। जिस जिन भी हाथ खड़े कर लेता है और कहता है वो आखिर इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हो। मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम चीजों को बिगाड़ क्यों रहे हो। मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुमको एक ऑफर देने आया हूँ। जिस ऑफर को बताने के लिए वह अपनी गाड़ी को इशारा करता है जिन को चलने के लिए। जिन भी उसकी तरफ सस्पिशियस निगाहों के साथ देखता है। फिर हम कुछ टाइम बाद उन्हें एक काफी बड़े रूम के बाहर देखते हैं और ये जिस जगह पर आए होते हैं वे एक अंडरग्राउंड जगह होती है जहाँ पर तो जिन भी जाने से कतरा रहा होता है सोचता है यह अंडरग्राउंड जगह पर मुझे ले जा रहा है।
वहाँ पर मैं थोड़े बहुत डिसएडवांटेज में तो रहूंगा। जिसियन मिन भी कहता है अरे तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला, तो तुम आराम से आ सकते हो, रिलैक्स हो जाओ। फिर हम उन्हें कुछ टाइम बाद घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वह जिसियन मिन एक सूटकेस को बाहर निकाल कर रख देता है जिन के सामने, और जिन से उसे ओपन करने के लिए कहता है। जिन जब उसे ओपन करके देखता है तो वह भी काफी चौंक जाता है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर होते हैं काफी सारे रुपए। जिसियन मिन भी कहता है इसमें काफी सारे रुपए हैं जो तुम्हारे लिए तो काफी रहेंगे, तो इन्हें लो और एक वीक के अंदर सियोल को छोड़कर निकल जाओ कहीं और। जिसकी बात को सुनकर जिन भी कुछ नहीं कहता। तो इस सब के पीछे तुम थे जो कि तब से मुझे मरवाने का ट्राई कर रहे थे। जिसकी बात को सुनकर तो वह भी कुछ नहीं कहता। ऑफ कोर्स ये बात एकदम सही है, जब तुम्हारा बेकार पास्ट तुम्हारे आंखों के सामने आया तो तुम डर गए। तुमने यहाँ तक कि जो व्यंग चान और उस बंदे को भी हायर किया मुझे मरवाने के लिए, और इस सब से काम नहीं चला तो तुम मुझे खरीदना चाहते हो। जहाँ पर वह बंदा कहता है अरे रुको, मैं पहले चीजों को क्लियर कर दूं तुम्हारे लिए, मैं इस सब के पीछे मास्टरमाइंड नहीं हूँ। तभी जिन कहता है तो तुम कह रहे हो इसके पीछे जो व्यंग चान और वह दूसरा बंदा बोंग जॉन हो सकता है, तो ठीक है मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे सारा सच उगलवा लूंगा। जिसकी बात सुनकर जेंग वह बंदा भी मन में सोचता है, जैसा कि देखने से लगाई था कि चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली। वह अपने हाथ को टेबल पर पटकता है और कहता है मैं इस अमाउंट को डबल कर दूंगा, बस एक वीक के अंदर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। जिनमी मन में सोचता है इसने अमाउंट को डबल कर दिया और मुझे सप्ताह के अंत तक यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है इसमें। जिनवी कहता है अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो तुम क्या कर लोगे। वह भी हल्की सांस लेता है और कहता है ऐसा रहेगा अगर हम पास्ट की सारी बातों को भूल जाएं और जितने भी हमने गलत काम किए हैं उन्हें भूल जाएं। जेंग सीजन जिन भी कहता है आखिरकार कैसे गलत काम, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत काम किया था। जिसकी बात को सुनकर वह भी सोचता है जिस तरीके से यह मुझसे बात कर रहा है और मुझसे जवाब मांग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे तो लगा था कि इसे याद होगा तो मैं सारा जो इल्जाम है जो व्यंग चान पर डाल दूंगा, लेकिन अब मुझे किसी पर भी कोई इल्जाम डालने की जरूरत नहीं है। जिन स्योंग मिन भी कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए इसे बताता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ पिछली बार बैन वोंग जोंग ने सच में काफ़ी आगे बढ़कर काम किया था और मैं यह भी मानता हूँ कि यह उसकी काफ़ी बड़ी गलती थी, तो इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ पर जिन भी मन में सोचता है यह पोस्टर देखो तो सही से, और वह बंदा कहता है लेकिन तब किसी ने भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी, ये तुम ही थे जिसने खुद से कूद कर अपना काम तमाम किया था। जिनवी उसकी बात को सुनकर चिल्लाते हुए कहता है तुम बेकार की बातों करना बंद करो, और मन में सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने क्लियरली कहा था कि रियल सीजन को किसी ने टपकाया है। वह भी कहता है मैं तो तुमको सच ही कह रहा हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने डैड के पास जाकर उनसे पूछो, और उनसे यह भी पूछना आखिरकार उन्होंने पुलिस क्यों नहीं बुलाई थी जब तुम गिरे थे ऊपर से। जिन मन में सोचता है ऐसा इसलिए था क्योंकि डॉक्टर अपने बेटे की उस टपक जाने की बात को सभी से छुपा कर रखना चाहते थे। जहाँ पर जिन स्योन मिन भी आगे कहता है क्योंकि तुम खुद से वहां से कूदे थे और तुमने शायद से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिस वजह से अब तुम्हारे डैड के पास कोई भी चारा नहीं रहा, वे पुलिस में रिपोर्ट करके भी क्या कर लेते। जुन भी कहता है क्या एक सुसाइड नोट। वह मन में सोचता है ठीक है मुझे चीज़ों को इस तरह से आगे ले जाना है और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गिरने की वजह से तुम्हें काफ़ी सारी चोटें लग चुकी थी, तुम काफ़ी जल्दी रिकवर हो गए और अब तुम यहाँ पर आ चुके हो। तुम्हारे फादर ने तो यहाँ तक कि तुम्हारे स्कूल में एब्सेंट होने की फाइल भी डाली थी, तो अब तुम्हें समझ में आया आखिरकार चीज़ें गई कैसी थी। जिन मन में सोचता है डॉक्टर ने छुट्टियों की एप्लीकेशन इसलिए डाली थी ताकि वे असली किलर्स को सामने ला सके, और अब सभी को यह लग रहा है कि रियल सीजन बाहर आ चुका है, तो यह तो ऐसा प्रतीत करा रहा है कि डॉक्टर का प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा है। वहीं जी सन मन के ख्यालों में अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं। वह सोचता है जो व्यंग चान ने कहा था कि उसने उसकी अस्थियां देखी थी, तो आखिरकार यही चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, वे अस्थियां किसकी थी। लेकिन अब जंग सीजन मेरे सामने जिंदा खड़ा है, तो इसके खुद से कूद कर गिर कर अपने आप को चोट लगाने वाली यह कहानी सच में काफ़ी जोरों से फिट हो जाएगी और किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सियोन मैंने भी कहता है क्या अभी भी तुम्हें कोई डाउट है। उनके बीच में सन्नाटा छा जाता है। तभी जिन कहता है एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं खुद से नहीं कूदा था। और जी सियोन मैंने भी मन में सोचता है इसके साथ क्या गलत है, क्या इसकी याददाश्त चल ही नहीं गई थी। वहाँ पर वह कहता है तुम्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं है, तो आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं कूदे थे। जिन भी कहता है आखिर किसे ही पता है, लेकिन ये वाला पार्ट मेरे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि मैं खुद से तो नहीं कूदा था। और वहाँ पर तुम तीनों जो व्यंग चान और वैन वोंग जोंग और तुम थे। जिसकी बात सुनकर तो वह भी काफी ज्यादा घबराने लगता है और वह जो व्यंग चान और
वैन वोंग जोंग पर ही शक करने लगता है कि उन दोनों में से तो किसने इसका काम तमाम नहीं किया। लेकिन तभी वह याद करता है जो व्यंग चान की उस गुस्से वाली शक्ल को, और वह सोचता है उसके एक्सप्रेशंस को देखने के बाद तो मैं यह कह सकता हूँ कि वह झूठ तो नहीं बोल रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदे ने इसका काम तमाम किया हो उस टाइम पर। तभी जिन उसे उसके ख्याल से बाहर निकालते हुए कहता है, आखिरकार क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में काफी सारी चीजें चलने लगी हैं एकदम से। जिसकी बात को सुनकर जी जियोनविन भी कुछ नहीं कह पाता। जिन भी कहता है ठीक है तो चलो इसे करते हैं, मैं तुम्हें 2 कंडीशंस दूंगा, तुम्हें अगर उनमें से सिर्फ एक भी कंडीशन को तुमने मीट कर दिया तो भाई साहब मैं तुम्हें जाने ही दूंगा। जिन को सुनने के लिए जी जियोनविन भी तैयार हो जाता है। जिन कहता है पहली कंडीशन, तुम्हें उस बास्टर्ड को मेरे सामने लाना होगा जो कि मेरे पीछे था और जिसने मुझे धक्का दिया था। जिसकी बात को सुनकर जी सियोनमिन की और भी ज़्यादा हालत ख़राब, क्योंकि वह बंदा कोई इसको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि आखिरकार कौन है इसके पीछे। और भाई जिन अपनी दूसरी कंडीशन बताते हुए कहता है, लेकिन भाई राइटर ने उसकी दूसरी कंडीशन को ब्लर कर दिया, मतलब कि हमें बताया ही नहीं गया कि उसकी दूसरी कंडीशन क्या है। लेकिन जी सियोनमिन जब उसकी दूसरी कंडीशन को सुनता है तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक कंडीशन है शायद से, जिसके बारे में हमें अगले चैप्टर्स में पता चल ही जाएगा। तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। और इसके अभी आगे चैप्टर्स आए नहीं हैं, तो जैसे ही राइटर डालेगा नए चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करके यूट्यूब पर डाल दूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।